हाय दिस इज़ गौरव हेयर वेलकम टू डिफेंस पोस्ट। नाउ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारी वैदिक एज को। प्रीवियस वीडियो में यार हमने डिस्कस किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन को। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे जैनिज्म एंड बुद्धिज्म को। तो इफ़ यू गाइज आर प्रिपेयरिंग फॉर CDS CAPF NDA और FCAT, you guys can prefer this video for your preparation. And if you guys like the content, please do subscribe the channel and like the video as well. बेसिकली इस वीडियो के अंदर मैंने जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग जो भी कंटेंट इंपॉर्टेंट है वो सारा मैंने इसके कवर किया है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा ही वैदिक एज को। वैदिक एज हमारी मेजरली दो पीरियड्स में डिवाइडेड होती है। पहला है हमारे अर्ली वैदिक पीरियड, सेकंड वन इज हमारा लेटर वैदिक पीरियड। अब ये डिवाइड क्यों होती है? देखो, अर्ली वैदिक पीरियड में जो सोसाइटी होती है एंड लेटर वैदिक पीरियड में जो सोसाइटी होती है, उन दोनों के फीचर में काफ़ी डिफरेंस आ जाते हैं। ये डिफरेंसेस कैसे होते हैं? ये पहला जो डिफरेंस होता है वो इकोनॉमिकल बेसिस पे होता है, ठीक है। सेकंड होता है हमारा पॉलिटिकल। ऐसे हमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड रिलीजियस चेंजेस देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से अर्ली वैदिक पीरियड को एंड लेटर वैदिक पीरियड को डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। वैदिक पीरियड जो हमारा स्टार्ट होता है वो इंडो आर्यन माइग्रेशन से स्टार्ट होता है। ये एक थ्योरी है जिसके अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता है कि जब इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने मैच्योर पीरियड में थी, ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट टाइमिंग की अगर मैं बात करूँ तो 1500 बिफोर क्राइस्ट के आसपास की बात है, ठीक है। जब इस पीरियड के अंदर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिस्ट्रक्शन हो रहा था, उस टाइम से इंडो आर्यंस एक जो कम्युनिटी है, जो ऐसा माना जाता है कि ये कम्युनिटी इंडिया के अंदर खैबर पास से एंटर करती है और हरियाणा, पंजाब, यूपी, हिमाचल वाला एरिया जो वो पूरा सप्त सिंधु वाला एरिया कवर कर लेती है। अब ये सप्त सिंधु क्या है? देखो, सप्त सिंधु के अंदर हमारा इंडस वैली का जो पूरा एरिया आता है वो सप्त सिंधु, उसको एंशियंट नेम में बुलाया जाता था। अब इसके अंदर हमारी इंडस रिवर होगी, हमारी झेलम, चेनाब, व्यास, सतलुज, रावी और हमारी सरस्वती रिवर आती है, ठीक है। इनके जो एंशियंट नेम थे वो मैं अगर हम बात करूँ तो झेलम को वितसता बोला जाता था, अस्किनी को चेनाब, यहाँ पे आती है हमारी विपासा को बोलते हैं व्यास, फिर आती है हमारी परूशनी जिसको हम बोलते हैं रावी, और शतुद्री हमारी होती है सतलुज। ये रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सो कीप इट इन माइंड, ठीक है। और सरस्वती हमारी सरस्वती जो आज भी है। अब जब इंडो आर्यंस इस पर्टिकुलर एरिया में आकर के इसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं, तो वे कुल के अंदर आते हैं। कुल का मतलब होता है फैमिली, ठीक है। ऐसे जब बहुत सारे इनके कुल मिल जाते हैं तो ये गांव की फॉर्मेशन करते हैं, जिनको एंशियंट में ग्राम बोला जाता था। और ऐसे बहुत सारे जब गांव मिल जाते थे तो एक विश को बनाते थे, और जब ये विश, ऐसे बहुत सारे विश मिल जाते थे तो एक बड़े जनपदार्थ को बनाते थे, ठीक है। और जब बहुत सारे जनपदार्थ मिल जाते थे तो महाजनपद को बनाते थे। ये कुरु, पांचाल, कौशाला, मगधा, ये ऐसे ही बड़े बड़े महाजनपदार्थ थे। ये इसमें काफ़ी सारे राइटर हैं जिन्होंने अपनी थ्योरी के अकॉर्डिंग बताया है कि जो आर्यंस थे वो अलग अलग जगह से आए थे। जैसे मैक्स म्यूलर का कहना था कि वो कैस्पियन सी से आए थे। दयानंद सरस्वती जी का कहना था कि वो तिब्बत से आए थे। एंड बाल गंगाधर तिलक का कहना था कि वो आर्कटिक रीजन, जो नॉर्थ पोल जिसको हम बोलते हैं, वहाँ से आए थे। एंड अगर मैं मेरे पर्सपेक्टिव की बात करूँ तो रिसेंटली अभी राखी गढ़ी और हमारे जो ऐसे इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो साइट्स हैं, वहाँ पे हमें ऐसे साइंटिफिक बेसिस मिले हैं जिसके अकॉर्डिंग जो ये इंडो आर्यन थ्योरी है ये पूरी डिबंक होती दिखती है, ठीक है। इसके कोई साइंटिफिक बेसिस है इसको प्रूव नहीं करते हैं, बल्कि इसके अगेंस्ट ही जाते हैं, ठीक है। नाउ आगे चलते हैं। वैदिक सिविलाइजेशन जो है वो मानते हैं कि फाउंडेड बाय आर्यंस ने, इनके द्वारा फाउंड की गई थी। एंड दे यूज टू स्पोक संस्कृत। अब यहाँ पे हमें एक बेसिस और मिलता है। यूरोपियन लैंग्वेज है बहुत सारी, उनके अंदर काफ़ी सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनका ओरिजिन हमें संस्कृत के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। और काफ़ी सारे ऐसे इंस्क्रिप्शंस हैं जिनके अंदर हमें आर्यंस का मेंशन मिलता है। दे लेड अ रूरल नोमैडिक लाइफ, ठीक है। ये जो लोग थे ये काफ़ी रूरल पीपल होते थे, एंड इनको हम पास्टल भी बोलते थे, ठीक है, नोमैडिक होते थे। लेकिन जो हमारे इंडस वैली की जो सिविलाइजेशन थी वो हमारी एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, ये वेल सेटल थे, ठीक है। दे एंटर इंडिया थ्रू खैबर पास, और इन्होंने जो सब सिंधु वाला एरिया था वो ऑक्यूपाई किया था।
अब यहाँ पे ये रिवर देख लेना, ये रिवर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्योंकि इनके एंशियंट नाम यहाँ पे मेंशन है। इंडस को पहले सिंधु बोला जाता था, व्यास को विपास बोला जाता था, झेलम को वितसता, रावी को परूशनी, चेनाब को अस्किनी, सतलुज को शतुद्री एंड सरस्वती। अब ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको स्टार मार्क कर लेना। अब बात करते हैं हमारे अर्ली वैदिक पीरियड की। देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन का एंड होता है 1500 बीसी के आसपास, ये बिफोर क्राइस्ट है, ठीक है। एंड ये जो चलता है ये चलता है 1000 बिफोर क्राइस्ट तक। अब इस पीरियड के बाद में हमारा लेटर वैदिक स्टार्ट होता है। पहले देखते हैं कि अर्ली वैदिक पीरियड की जो सोसाइटी थी उसके क्या क्या फीचर थे। इस पीरियड में ऋग्वेदा को कंपोज किया जाता है। अब ऋग्वेदा के बारे में देखते हैं। देखो, ऋग्वेदा जो था इसका कोई ऑथर नहीं था, ये एक ऑथरलेस वेदा था, ठीक है। लेकिन इस पीरियड के अंदर इसको कंपाइल किया जाता है। अब कंपाइल से आप क्या समझते हो? पहले हम इसके पार्ट्स देखते हैं, फिर समझते हैं कि ये कंपाइल कैसे हुआ था। ऐसे जो हमारे जितने भी वेदास होते थे उनके इनको चार मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला है हमारा संहिता, दूसरा है हमारा ब्राह्मणास, तीसरा हमारा आर्णक्यास एंड फोर्थ वन इज उपनिषद। अब ये क्या है? देखो, जब कोई भी वेदा होता है ना तो उसको बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, 1, 2 एंड 4। इसमें पहला जो आता है वो है हमारा संहिता। इस संहिता के पार्ट के अंदर जो जितने भी मंत्रास होते हैं, रिचुअल्स होती थी, हिम्स होते थे, वो इस पार्ट में आते थे, ठीक है। इसको हम संहितास बोलते थे। ब्राह्मणास बोलते थे जो एक्सप्लेन वेदास को एक्सप्लेन करते थे, उनके ऊपर जो कमेंट्रीज डालते थे उनको हम ब्राह्मणास बोलते थे, जो यहाँ पे आते थे, ठीक है। अर्णक्यास ये वे लोग होते थे जो फॉरेस्ट में रहते थे और उन्होंने अपनी कमेंट्रीज के थ्रू रिचुअल्स पे टेक्स्ट लिखे थे, जो सेरेमनीज पे टेक्स्ट लिखे थे एंड सेक्रीफाइसेस पे। ये जो सेक्रीफाइसेस थे इसको ये कंसिडर मत कर लेना कि ये जो सेक्रीफाइसेस थे वो किसी जानवर को लेकर के होते थे। जनरली यज्ञ वगैरह होते थे, उसमें जो सेक्रीफाइसेस करते थे, जो भी आहुति डालते थे, ये उसको कंसिडर किया जाता है। तो अर्णक्यास ये वे लोग होते थे जो फॉरेस्ट में रहते थे और वहाँ पे इन्होंने जो रिचुअल्स थी उन पे टेक्स्ट लिखे थे। और फिर आता है हमारा उपनिषद। अब उपनिषद और वेदांग है, ये पूरा वेदास का कंक्लूजन आता था कि इसके अंदर जो वेदा में जितना भी मेंशन किया गया था उनका कंक्लूसिव जो पार्ट होता था, समरी पार्ट जिसको हम बोलते थे, वो हमारा उपनिषद एंड वेदांग्स में आता था। अब जो उपनिषद होते थे इनके अंदर स्पिरिचुअल नॉलेज आती थी, ठीक है, एंड फिलोसफी आती थी वेदास की। लेकिन जो वेदांग्स होते थे हमारा, इनके अंदर जो कंक्लूजन आता था वो समरी के अंदर होता था, ठीक है। अब ये वेदांग जो थे इनके अंदर वेदास की फॉर्मेशन कैसी होगी, उसका व्याकरण कैसा होगा, उसके जो ओरिजिन ऑफ वर्ड कैसे होगी, वो सारे वेदांग्स में मेंशन है। और ये वेदांग, इस वेदांग के 6 मेजर टाइप्स होते हैं, ठीक है। पहला है हमारा शिक्षा, दूसरा है निरुक्ता एंड थर्ड है कल्पा। अब देखते हैं कि शिक्षा से क्या मतलब होता है। जब वेदास को पढ़ने के लिए जो प्रोनाउंसिएशन यूज किया जाता है वर्ड्स का, उसको हम शिक्षा बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पे इनका ओरिजिन ऑफ वर्ड्स मेंशन किया जाता है उनको निरुक्ता बोलते हैं। नॉलेज ऑफ रिचुअल्स, जिस पार्ट में इसकी पूरी नॉलेज को मेंशन किया जाता है उसको कल्पा बोलते हैं, ठीक है। चलते हैं, अब यहाँ पे आता है हमारा व्याकरण। ये महर्षि पणि के द्वारा मेंशन की गई थी, जो वेदास की जो व्याकरण होगी वो कैसी होगी, ये यहाँ पे महर्षि पणि ने ये पूरी व्याकरण जो है वेदास की वो मेंशन की थी। छंद जिनको बोलते थे, वो जो जितने भी उसके अंदर संस्कृत के वर्सेस होते थे, श्लोक्स होते थे, वो छंद के अंदर आते हैं। ज्योतिष वाले पार्ट में हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ एस्ट्रोनॉमी आती है एंड एस्ट्रोलॉजी आती थी, ठीक है? कि जो लाइफ होती है उसके ऊपर जो प्लानिटरी मोशंस होते हैं उनका क्या इम्पैक्ट होता था, वो सारा हमारे निरुक्ताज के अंदर आते थे। अब बात करते हैं कि हमारे जो अर्ली वैदिक पीरियड में जो ऋग्वेदा का कंपाइलेशन था वो कैसे हुआ है। देखो, आप लोगों ने सुना होगा कि जो ऋग्वेदास थे इनका कोई ऑथर नहीं था। तो बात आती है कि ये फाइनली कंपाइल कैसे हुए। इसके पीछे एक थियोरी है कि एंशियंट एजिस के अंदर जो हमारे सेजिस होते थे, साधु मुनि होते थे, वे जब मेडिटेशन करते थे तो उनको एक सेक्रेड वॉइस से उनको उस वेदा के बारे में उनको नॉलेज मिलती थी। और वो क्या करते थे, अपने जो डिसिपल्स होते थे उनको बताते थे, अपने मेडिटेशन में जो भी वो सुनते थे, जो भी वो देखते थे या जो भी वो समझते थे,
वो अपने डिसिपल्स को बताते थे। अब ये डिसिपल्स क्या करते थे कि अपने जो जनरेशन है, आगे वाली जनरेशन है, उनको ये फॉरवर्ड करते थे। तो इसको हम बोलते थे श्रुति। ठीक है, जो मतलब सामने वाले को हम सुनाते थे, ठीक है, या उनको बताते थे, तो ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होके आती थी। फिर आता है एक हमारा स्मृतिज। इसके अंदर क्या होता था कि जो चीज़ें याद करके रखते थे लोग, ठीक है, और उनको बताते थे, तो वो स्मृतिज में आती थी। अब श्रुतिज में हमारे चारों वेदास आते हैं, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा। ध्यान रखना कि जो ऋग्वेदा जो है वो हमारा अर्ली वैदिक पीरियड में मेंशन मतलब कंपाइल किया जाता है, एंड जो हमारे बाकी तीन वेदास हैं वो लेटर वैदिक पीरियड में कंपाइल किए गए थे। ठीक है। एंड स्मृतिज के अंदर जो हमारे भागवत पुराण हो गई, गीता हो गई, ठीक है, भागवत पुराण, गीता हो गई, रामायण हो गई, एंड महाभारत हो गई। ये जितने भी इपिक हैं हमारे, ये सारे हमारे स्मृतिज में आते हैं, एंड श्रुतिज में हमारे चारों वेदास आ जाते हैं। अब देखते हैं कि जो इनकी सोसाइटी थी वो सोसाइटी कैसी थी। नो ट्रेंड ऑफ रिलीजन, हम बात कर रहे हैं अर्ली वैदिक पीरियड की, तो ये बात ध्यान रखना। फिर आता है हमारा कास्ट, गोत्रा। ठीक है, कोई भी अर्ली वैदिक पीरियड के अंदर कोई भी रिलीजन नहीं होता था, कोई कास्ट नहीं होती थी, कोई गोत्र सिस्टम भी नहीं था। ठीक है, हाउ एवर पीपल फॉलोड वैदिक रिलीजन, वो अपने नेचर के जो गॉड होते थे उनके अंदर बिलीव करते थे। ठीक है, वीमेंस को एक अच्छी रिस्पेक्टेबल पोजीशन मिलती थी, वो जनरली जो सभा वगैरह होती थी, समितिज होती थी, उनके अंदर पार्टिसिपेट करती थी। अभी सभाज क्या होती थी? सभाज होती थी जहाँ पे गांव वगैरह के लोग सब मिल करके कुछ डिसीजन लेते थे। अब इनके अंदर एक डिसीजन मेकिंग बॉडीज होती थी जिसको बोलते थे समितिज, सेम एज हमारा जो पंचायत होती है। अब ये समितिज होती थी, इनको यहाँ पे भी पार्टिसिपेशन मिलता था, और जो सभाज होती थी उनके अंदर भी पार्टिसिपेशन मिलता था। ठीक है, अब इनके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट वीमेंस का जो मेंशन किया गया है उसमें से एक है अपाला एंड लोकमुद्रा। ये मैरिड थी ऋषि अगस्त्य से। ठीक है, उसके अलावा विश्वरा एंड घोषा। हमें चाइल्ड मैरिज का हमें कोई मेंशन नहीं मिलता है, पर्दा सिस्टम वहाँ पे नहीं था, सती सिस्टम भी वहाँ पे नहीं था। तो हमें यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है कि जो सोसाइटी थी वो काफ़ी प्योर थी। ठीक है, वीमेंस जो थी उनको राइट ऑफ एजुकेशन था, राइट टू प्रॉपर्टी का भी उनको राइट था। ठीक है, नियोग सिस्टम वाज इन कल्चर। अब ये क्या होता था, जब कोई भी लेडी जो थी वो विडो हो जाती थी तो उसकी रीमैरिज कर दी जाती थी। ठीक है, अर्ली वैदिक पीरियड में नियोग सिस्टम जो था वो काफ़ी कल्चर में था, लेटर वैदिक पीरियड में इसको टोटली ख़त्म कर दिया जाता है। अब यहाँ पे देखो एक बात मेंशन है कि ऋग्वेदा में ये मेंशन किया गया है, आई एम अ सिंगर, आई माई फादर इज फिजिशियन, माई मदर इज ग्राइंडर ऑफ कॉर्न। यानी कि यहाँ पे हर किसी को अपना काम चूज करने की पूरी पूरी आज़ादी होती थी। ठीक है, मोनोगेमी वाज प्रैक्टिस, जनरली लोग एक ही शादी करते थे, बट पॉलीगैमी वाज ऑब्जर्व अमंग रॉयल एंड नोबल फैमिलीज। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था वो कैसा था। अब जो आर्यंस थे वो जनरली अपने गांव में रहते थे, अपने कुल में रहते थे, तो वहाँ पे कोई एक ऐसा नेशन का कंसेप्ट नहीं था कि वहाँ पे सॉर्ट ऑफ कोई एक स्टेट बना दिया गया हो या नेशन बना दिया गया हो, क्योंकि जो महाजनपदास बनते हैं वो लिटर वैदिक पीरियड में आने के बाद बनते हैं। तो जो आर्यंस थे वो जनरली कबीलाज में रहते थे। ठीक है, इनमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट कबीलाज हैं वो है अनु, पुरु, तुरुवाज, ध्रुए एंड युद्धा। ठीक है, अब इनकी जो सोशल ग्रुपिंग होती थी वो सबसे पहले जो उनकी आती थी वो आती थी कुल, जिसका मतलब होता था फैमिली। फिर जैसे बहुत सारी फैमिली मिल जाती थी तो वो एक गांव बनाती थी। अब जब बहुत सारे गांव मिल जाते थे तो वो एक विश बनाते थे। एंड जब सेम ऐसे कि जब बहुत सारे विश मिल जाते थे तो वो एक जनाज बनाते थे। एंड जब बहुत सारे जना मिल जाते थे तो लेटर महाजनपदास में कन्वर्ट हो जाते थे, जो हमें लेटर वैदिक पीरियड में देखने को मिलता है। जनरली ट्राइबल असेंबलीज होती थी, उनको हम सभा और समिति बोलते हैं। ठीक है, और जो ट्राइबल किंगडम्स होते थे, अब क्या हुआ कि जैसे जैसे इनका पीरियड बढ़ता जाता है, जब ये 1500 बिफोर क्राइस्ट से लेकर के जब ये 1200 1100 तक आते हैं, तो यहाँ पे ये कुछ छोटे छोटे किंगडम बनाते हैं। अब इनमें से जो मेजर किंगडम थे वो थे भारत, मत्स्य किंगडम, यादवास एंड पुरूज। ठीक है, अब जो विश होता था, मतलब जो बहुत बड़ा एक गांव का, विलेज का एक ग्रुप होता था, उसको विश बोलते थे, एंड उसका जो एक हेड होता था उसको विशपति बोलते थे। ठीक है, और ठीक ऐसे ही जो जन होते थे उनके जो हेड होते थे उसको जनपति बोलते थे या राजन बोलते थे।
इनके पास में कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती थी। ऐसा नहीं है कि इनके पास कोई बड़े बड़े महल होते थे या सॉर्ट ऑफ की बहुत सारा पैसा होता था या कोई टैक्स ही लेते थे। ठीक है, ये जनरली क्या करते थे, अपनी जो कबीलाज हैं, अपने गांव जो होते थे उनको प्रोटेक्ट करते थे। अब जो ये रूलर्स होते थे, इनको गोप्ता जनाज्य बोला जाता था। ठीक है, और इनको असिस्ट करने के लिए एक बड़ी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी होती थी जिनको रटनी बोला जाता था। इसको स्टार मार्क कर लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखते हैं इनकी जो इकोनॉमिकल लाइफ थी वो कैसी होती। जनरली जो कैटल रियर करते थे वो इनका मेन ऑक्यूपेशन होता था, बट साथ में ये लोग एग्रीकल्चर भी करते थे और हैंडीक्राफ्ट्स भी करते थे। हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ा था कि जो कैटल रियरिंग होती थी वो उनका मेन ऑक्यूपेशन होता था, जो यहाँ पे भी सेम रहता है। लेकिन साथ में ये लोग एग्रीकल्चर भी करते थे और हैंडीक्राफ्ट्स भी बनाते थे। काउस जो होती थी वो यहाँ की इंपॉर्टेंट होती थी। एंड यहाँ पे जो लोग ट्रेड करते थे उनको पनी बोला जाता था। अब ये ट्रेड कैसा होता था कि बार्टर सिस्टम के अंदर होता था। एंड मोस्टली जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते थे या पेटल्स के प्रोडक्ट्स होते थे उनको ये लोग ट्रेड करते थे। दे हैड हॉर्स चैरियट्स, ये लोग हॉर्स चैरियट्स बनाना सीख चुके थे। ठीक है, रिवर्स वर यूज फॉर ट्रांसपोर्ट, यानी कि बोट्स वगैरह बनाना भी ये लोग सीख चुके थे। कॉटन एंड वूलन्स के जो फैब्रिक्स होते थे वो भी यहाँ पे यूज़ किए जाने लग गए थे और उनको बनाया जाता था। तो इसका बेसिकली यहाँ पे इनका ट्रेड स्टार्ट हो चुका था। इनिशियली ट्रेड वाज कंडक्टेड थ्रू द बार्टर सिस्टम। या अप्रोक्सीमेट अगर हम बात करें तो 1500 बीसी के आसपास जो ट्रेड होता था वो जनरली बार्टर सिस्टम के पास होता था। लेकिन धीरे धीरे एक जो कॉइन है निश का वाज इन यूज़। अब ये जो कॉइन था ये कोई एक ऐसा कोई नहीं था कि जिसको एज अ कमोडिटी ऑफ एक्सचेंज में ही यूज़ करे। जनरली इसकी जो वैल्यू होती थी वो ऑर्नामेंटल होती थी। ठीक है, ऑर्नामेंटल से हम क्या समझते हैं कि जिन चीज़ों को हम पहन सकते हैं। ठीक है, जैसे आज के टाइम पे अगर हम नेकलेस हो गया, ज्वेलरीज हो गई, तो ये जो निशंक का जो कॉइन था ये कुछ इसकी जो वैल्यू होती थी वो एक एज ए ऑर्नामेंटल वैल्यू ज़्यादा यूज होती थी। अब धीरे यहाँ पे आयरन जो है वो एग्जिस्टेंस में आना स्टार्ट होता है। ठीक है, ये कब आता है, ये आता है 1000 बिफोर क्राइस्ट के आसपास में। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स होते थे वो कॉपर के भी बनने लग गए थे, आयरन के भी बनने लग गए थे एंड ब्रोंज के भी बनने लग गए थे। एक बात ध्यान रखना कि आईवीसी के अंदर जो है आयरन का यूज़ नहीं होता था, उनको दे डोंट नो अबाउट द आयरन। ठीक है, अब देखते हैं इनकी जो रिलीजियस लाइफ थी वो कैसी होती। ये जनरली वर्शिप करते थे नेचुरल फोर्सेस लाइक अर्थ को। ठीक है, अर्थ के जो 5 एलिमेंट्स होते थे उन्हीं को ज़्यादा ये वर्शिप करते थे। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें प्रोटो शिवा का एक सिंबल मिला है, एक सॉर्ट ऑफ कॉइन मिला है, तो उसको भी ध्यान रखना। लेकिन वो आईवीसी के अंदर आता है। अब ये किसको वर्शिप करते थे, फायर को, अर्थ को, वाइंड को, रेन को, थंडर को ये लोग वर्शिप करते थे बाय पर्सोनिफाइंग देम इनटू डेटीज। अभी डेटीज कौन कौन सी होती थी, देखो। थंडर के लिए ये लोग वर्शिप करते थे इंदिरा को। ठीक है, जो जिसका नाम इसको पुरंदर भी बोला जाता है, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटीज के अंदर इसको कंसिडर किया जाता था। उसके अलावा जो अदर डिटीज होती थी जैसे कि पृथ्वी हो गया, अग्नि हो गया, वरुणा हो गया या वायु हो गए, उनको भी वर्शिप किया जाता था। अब हमने देखा था कि अब जो यहाँ पे फीमेल्स थी उनको एक रिस्पेक्टेड पोजीशन मिलती थी। तो फीमेल डिटीज थी जो उषाज अंदितीज, उनको भी यहाँ पे वर्शिप किया जाता था। सबसे बड़ी चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिलती है कि देयर वर नो टेम्पल्स, वहाँ पे कोई मंदिर नहीं होते थे। ये हम अर्ली वैदिक पीरियड की बात कर रहे हैं। एंड नो आइडल वर्शिप वाज देयर। ठीक है, सो इससे हमें क्या पता चलता था कि जो सोसाइटी थी वो काफ़ी प्योर थी, ऑर्थोडॉक्सी वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं थी। इंपॉर्टेंट गॉड में जब हम बात करते हैं तो इंदिरा हो गया, अग्नि, वरुणा, मारुत जो थे वो गॉड ऑफ स्टॉर्म जिनको बोला जाता है, वो वहाँ पे काफ़ी फेमस थे। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे लेटर वैदिक पीरियड। अब लेटर वैदिक पीरियड में क्या होता है कि काफ़ी सारे ऐसे डिफरेंसेस होते हैं सोसाइटी के अंदर जो आना स्टार्ट हो जाते हैं। क्या है, सोसाइटी जो है वो थोड़ी ऑर्थोडॉक्सी की तरफ जाना स्टार्ट हो जाती है। पेंटेड ग्रे वेयर पोट्री, पहले जो पोट्री होती थी उसको ये जनरली ब्लैक पेंट करते थे, बट यहाँ पे जो इनकी पोट्रीज होती थी उनको ये ग्रे पेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग दिस टाइम आर्यंस मूव्ड ईस्टवर्ड्स एंड ऑक्यूपाइड वेस्टर्न एंड ईस्टर्न यूपी वाला एरिया। ठीक है, अब धीरे धीरे जो पहले वो हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, यूपी वाले एरिया तक ही लिमिटेड थे, अब वो धीरे धीरे पूरा जो गंगेटिक प्लेन है उसको ऑक्यूपाई करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर आता है हमारा यजुर्वेदा, अथर्ववेदा, ब्राह्मण बुक्स जो थी, उपनिषद हो गए, महाकाव्यास हो गए एंड आर्यनकास हो गए, इनको कंपोज किया जाने लग गया था। ठीक है, कुरु बिकेम द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेट। अब इसका मेंशन हमारे महाभारत में भी किया गया था कि जो महाभारत में जो मेन रीजन था वो कुरु होता था। ठीक है, सो कुरु स्टेट यहाँ पे मेंशन किया गया है। मैनी कबीलास वर मर्ज एंड बिकेम जनपदास। ठीक है,
पहले जो क्या होता था कि अर्ली वैदिक पीरियड में जितने भी विश होते थे वो मिलकर एक जन बनाते थे, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ कि जो बड़े बड़े जन थे वो मिलने लग गए थे, तो वो बड़े जनपदार्थ में फॉर्म होना स्टार्ट हो चुके थे। पंचाल वाज द मोस्ट डेवलप्ड स्टेट। ये हमें महाभारत में भी देखने को मिलता है, पंचाल, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा डेवलप स्टेट होगा। अब ये कहाँ पे मिलता है हमें देखते हैं। देखो ये रहा ना हमारा पांचाल वाला, ये अगर हम इसको आज के साथ सिंक्रनाइज करें तो ये हमारा आता है नेपाल एंड उत्तराखंड वाला एरिया, ठीक है, ये काफ़ी डेवलप्ड हो चुका था। परमानेंट आर्मी केम इनटू एग्जिस्टेंट। जो बड़े बड़े किंगडम्स थे, जो जनपदास थे, उन्होंने अपनी आर्मी बनानी स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। अब बेसिक है कि अगर कोई किंगडम आर्मी बनाता है तो उसको टैक्स भी देना पड़ता है आर्मी को। तो यहाँ पे क्या किया गया है, पीपल स्टार्टेड पेइंग टैक्स कॉल्ड बली, ठीक है। ये जो टैक्स होता था ये वॉलेंटरी होता था। नाउ ये कितना होता था, 1/6 ऑफ ऑल प्रोड्यूस। जो भी फार्मर थे वो जितना भी प्रोड्यूस करते थे उसका 1/16 होता था, ठीक है। किंग परफॉर्म्ड यज्ञ लाइक राजसूया, वाजपेयी, अश्वमेधा। अब राजसूया जो यज्ञ होता था, जब किसी किंग का उसको क्राउन दिया जाता था तो उसके लिए राजसूया यज्ञ करवाया जाता था, ठीक है। एक चैरियट रेस के लिए जो यज्ञ होता था उसको वाजपेयी यज्ञ बोलते थे। ये चैरियट रेस होती थी, बहुत सारे जो किंगडम्स होते थे उनके बीच में होती थी, तो उसके लिए वाजपेयी यज्ञ किया जाता था। इसको भी महाभारत में मेंशन किया गया है, ठीक है। फिर आता था अश्वमेधा यज्ञ। जब कोई एक सम्राट बनता था, चक्रवर्ती सम्राट बनता था, तो वो अश्वमेध यज्ञ करवाता था। के अंदर ये माना जाता था कि जो बाकी जो किंगडम्स हो गए वो अब उसके सबऑर्डिनेट हो जाएंगे। अब देखते हैं इनकी जो सोशल लाइफ थी वो कैसी थी। नाउ सोसाइटी स्टार्टेड डिवाइडिंग बेस्ड ऑन वर्ना सिस्टम। अर्लियर वैदिक पीरियड में ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, कोई गोत्र सिस्टम नहीं था, कोई कास्ट सिस्टम नहीं था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि वर्ना सिस्टम आना स्टार्ट होता है। किसी भी कोई भी बंदा जो काम करता था, पहले जो उसकी कास्ट होती थी वो उसके काम से डिसाइड होती थी। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ कि कोई भी जो उसके एंसेस्टर जो काम करते थे उसके अकॉर्डिंग उसकी जो कास्ट है वो डिसाइड होने लग गई थी। ब्राह्मण बिकेम्स मोस्ट पावरफुल ड्यू टू यज्ञ सेरेमनीज एंड दे डिडंट पे टैक्सेस। अब लोग यहाँ पे क्या करते, टैक्स पे करते थे, ठीक है। सो किंग्स जो थे वो थोड़े स्ट्रॉन्ग होने लग गए थे क्योंकि उनके पास एक आर्मी आने लग गई थी, ठीक है। धीरे धीरे वो रूलर बनने लगे, उनके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी आने लग गई थी। तो हुआ क्या, वे लोग अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ब्राह्मणास को यज्ञ सेरेमनीज करवाते थे। अब जब इनसे सेरेमनीज वगैरह करवाते थे तो ब्राह्मण्स को इम्पोर्टेंस दी जाने लग गई थी। तो धीरे धीरे ब्राह्मणिज्म का राइज होना स्टार्ट होता है। अब जब ब्राह्मण्स का राइज होना स्टार्ट होता है तो ये लोग गोत्र सिस्टम को फॉर्म करते हैं। गोत्र सिस्टम बिकेम इम्पोर्टेंट ट्रेड, ठीक है। सोसाइटी डिवाइडेड इन 4 वर्णास, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। अब इनके अंदर ब्राह्मण कौन होते थे, जो ये यज्ञ वगैरह करवाते थे। क्षत्रिय कौन होते थे, जो लड़ते थे, अपने किंगडम को प्रोटेक्ट करते थे। वैश्य कौन होते थे, जो प्रोड्यूस करते थे। शूद्र कौन होते थे, जो कैटल सीयर करते थे। अब इनके अंदर जो तीन होते थे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये कौन होते थे, इनको द्विज बोला जाता था एंड इंटाइल टू उपानयन। अब ये क्या होता था, ये एक सेक्रेड जो धागा होता था जो लोग अपनी कमर में पहन, एंड अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस्ड। जो अनटचेबिलिटी थी वो स्टार्ट हो चुकी थी। वीमेंस वर नॉट परमिटेड टू अटेंड पब्लिक असेंबलीज लाइक सभा समितिज। अब जो सभा समितिज थी वो अब उनके लिए जो वीमेंस थी उनकी इंपॉर्टेंस खत्म हो चुकी थी, ठीक है। सोसाइटी जो थी वो पेट्रियार्की की तरफ जाने लग गई थी। पोजिशन इन सोसाइटी लोवर्ड। चाइल्ड मैरिज जो होती है वो कॉमन हो जाती है। अब यहाँ पे आते हैं 4 आश्रमास। पहला है ब्रह्मचारी, दूसरा है गृहस्थ, तीसरा है वानप्रस्थ एंड 4 है सन्यासी। ब्रह्मचारी का जो ये आश्रम होता था ये 25 तक की एज के लिए होता था, स्टूडेंट्स के लिए जनरली इसको कंसिडर किया जाता था। गृहस्थ आश्रम 25 से 30 के आसपास होता था। वानप्रस्थ होता था वो 30 से 40 के आसपास होता था। वानप्रस्थ में जनरली जो भी पर्सन है वो अपनी फॉरेस्ट वगैरह में जा करके मेडिटेशन एंड ऑल करता था, ठीक है। लेकिन वो फिर भी अपनी फैमिली से जुड़ा होता था कहीं ना कहीं। संन्यास में क्या होता था कि वो अपनी फैमिली को पूरी तरीके से त्याग देता था, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक बृहद उपनिषद के बारे में पढ़ने को मिलता है, ठीक है। उपनिषद ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लेना प्लीज़, ठीक है। यहाँ पे क्या हमें देखने को मिलता है, एक गार्गी एक वीमन होती है जो यज्ञ कोलकाया, इस लेडी को एक रिलीजियस डिस्कोर्स में हरा देती है। और यहाँ पे हमें
ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल को देखने को मिलता है। ट्रांस माइग्रेशन, ये जो पूरा बृहद उपनिषद है इसके अंदर हमें ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल के बारे में पढ़ने को मिलता है, जिसके अंदर ये जो दो वीमन्स हैं गार्गी एंड यजना, ये दोनों उसकी रिलीजियस डिस्कोर्स में डिस्कशन दिखाई देती है। ठीक है, फिर डिस्कस करते हैं इनकी जो इकोनॉमिकल लाइफ थी वो कैसे थी। अब पहले क्या होता था कि कैटल जो होते थे वो मेन ऑक्यूपेंट्स में होते थे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जैसे जैसे ट्रेड बढ़ता गया एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट होने लग गया था, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को वो ईजिली ट्रेड कर सकते थे। अब जो मिल्क होता था उसको इतना ज़्यादा ट्रेड नहीं कर सकते थे क्योंकि वो पेरिशेबल होता था, लेकिन एग्रीकल्चर में जो प्रोड्यूस होता था उसको वो ट्रेड कर सकते थे। तो इकोनॉमिकल लाइफ जो थी उनकी स्ट्रॉन्ग होने लग गई थी। ठीक है, एग्रीकल्चर बिकेम मोस्ट इम्पोर्टेंट देन कैटल्स। अब कैटल्स से इम्पोर्टेंस कम क्यों हुई वो हम समझ चुके हैं। पेंटेड ग्रेवर पोर्ट्री जो थी वो इम्पोर्टेंट होने लग गई थी। रेड पेंटेड पोर्ट्री वाज फेमस। ठीक है, अब ये दोनों दोनों ही पोर्ट्रीज जो थी वो कॉमर्शियली बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी थी, क्योंकि ट्रेड स्टार्ट हो चुका था। सोसाइटी जो थी वो ट्रेड की तरफ ज़्यादा बढ़ने लग गई थी। पीपल कंटिन्यू टू प्रोड्यूस बार्ले, बट ड्यूरिंग दिस पीरियड राइस हो गया, व्हीट हो गया, बिकम देयर चीफ क्रॉप्स। ठीक है, इनका जो नाम है वो याद रख लेना। जो राइस को व्रीही बोला जाता था, व्हीट को गोधुमा बोला जाता था। ठीक है, आयरन वाज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन दिस पीरियड। जो आयरन है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि स्टैंडिंग आर्मी जो किंगडम्स ने स्टार्ट कर दी थी, अब उनके लिए वेपन्स बनाए जाने लग गए थे। ठीक है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा आयरन की रिक्वायरमेंट पड़ती थी, तो आयरन जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज़ होने लग गया था। द सोसाइटी वॉज लार्जली रूरल। सोसाइटी थी वो काफ़ी जो थी अभी भी रूरल ही थी, लेकिन जैसे जैसे पीरियड का एंड होना स्टार्ट हो जाता है वो अर्बनाइजेशन की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। ठीक है, उसका हमें मेंशन कहाँ मिल रहा है, ये देखो यहाँ पे मेंशन है, नगर वगैरह बनने स्टार्ट हो चुके थे। ठीक है, ये तैतरे जो अर्णक्यास है यहाँ पे ध्यान रख लेना, ये अर्णक्यास कौन थे? ये वो लोग थे जो फॉरेस्ट में रहते थे और कुछ अपने जो टेक्स्ट जो थे वो लिखते थे या उनको कंपाइल करते थे। तो तैतरे अर्णक्यास का नाम है। एक्सचेंज वाज स्टिल या बार्टर सिस्टम। ठीक है, बट निशंका वाज यूज एज ए करेंसी। लेकिन इसके साथ साथ जो लेटर वैदिक पीरियड के अंदर और अदर करेंसीज थी वो भी यूज होने स्टार्ट हो चुकी थी। फर्स्ट आता है कृष्ण पाना, कतमना। ठीक है, ये सिल्वर करेंसी होती थी एंड पदा सिस्टम भी वहाँ पे था। ठीक है, अब ये जो कॉइन्स थे या ये जो भी करेंसीज थी इनका भी यहाँ पे ज़्यादातर जो यूज़ था वो ऑर्नामेंटल ही था। ठीक है, मतलब इनको एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी कम यूज़ किया जाता था, बल्कि एज एक्सचेंज ऑफ वैल्यू ज़्यादा यूज़ किया जाता था। इंडस्ट्री जो वर्क था वहाँ पे मेटल वर्क काफ़ी एक्सटेंसिवली स्टार्ट हो चुका था, क्योंकि आयरन जो था हम देख चुके हैं कि आयरन जो है बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होने लग गया था। पोट्री जो थी वो बहुत ज़्यादा बनने लग गई थी। कारपेंट्री वर्क स्टार्ट हो चुका था क्योंकि ट्रेड ग्रो करने लग गया था। देयर वाज अ फॉरेन ट्रेड आल्सो विद बेबीलोन। अब ये कहाँ है? बेबीलोन एक ईरान के पास में जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है वहाँ पे हमने देखा था कि उन लोगों के साथ ही पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन में ट्रेड करते थे, लेकिन अब क्या हुआ कि अब उनके साथ जो ट्रेड था वो बढ़ने लग गया था। ठीक है, तो बेबीलोन ईरान के पास में एक जगह का नाम है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एंड ट्रिब्यूट्स वाज मेड कंपलसरी। पहले टैक्स वॉलेंटरी होता था अर्ली वैदिक पीरियड में, लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ कि टैक्स को कंपलसरी कर दिया गया। ठीक है, एंड इट वाज कलेक्टेड बाय संहित्री। ठीक है, people were goodsmith and smelters, and as a lot of copper objects have been found in PW sites। ये एक ऐसी साइट है जहाँ पे आर्कियोलॉजिकली कुछ जहाँ पे कुछ चीज़ें फॉर्म हुई थी तो उनको एक्सकेवेट किया जाता था। तो वहाँ पे हमें टीन हो गया, लेड हो गया, सिल्वर हो गया, ब्रोंज हो गया, गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, कॉपर वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो दैट मीन्स कि वहाँ की जो सिविलाइजेशन थी उनको इन मेटल्स के बारे में पता था और उनका एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाता था। अब देखते हैं कि जो लेटर वैदिक पीरियड में इनकी जो रिलीजियस लाइफ थी वो कैसे थी। अब ब्रह्मा विष्णु महेश बिकेम मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड। पहले कौन था? इंद्रा हो गया। ये लोग नेचुरल फोर्सेस को की पूजा करते थे, उनको वर्शिप करते थे। जैसे मिट्टी हो गया, वायु हो गया, अग्नि हो गया, उनकी ज़्यादा पूजा करते थे। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश है उनको इन्होंने उनकी पूजा करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। प्रजापति जो थे यहाँ के मोस्ट इंपॉर्टेंट हो चुके थे। ठीक है, एक जो शूद्र जो लोग होते थे उनके लिए एक पूषण शूद्रा के लिए गॉड माना जाता था, क्योंकि पूषण जो था वो इनकी जो कैटल्स होती थी इनको लुक आफ्टर करता था। ठीक है, तो इन्होंने इनको एज अ गॉड मानना स्टार्ट कर दिया गया था। ये किसी ह्यूमन का नाम नहीं है, इनको ऐसा माना जाता था कि ये कोई एक पावर है जो उनके कैटल्स को देख रेख करती है। ठीक है, दे आर ऑल्सो साइन ऑफ आइडोलिट्री। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो मूर्ति पूजा है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, कहाँ पे? लेटर वैदिक पीरियड में।
अब इंद्रा जो थे, अग्नि थे, जो अर्ली वैदिक पीरियड में जिनको काफ़ी वर्शिप किया जाता था, यहाँ पे उनकी जो सिग्निफिकेंस है वो काफ़ी कम हो जाती है। द प्राइसली क्लास बिकेम वेरी पावरफुल। जो ब्राह्मण थे या जो प्रीस्ट थे वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते थे। क्यों? क्योंकि इनके पास में जो भी किंग के लिए जो भी यज्ञ वगैरह करवाए जाते थे, उनकी जो भी सारा इंचार्ज होता था वो इनके पास होता था। एंड अब जब किंग इनको पैटर्नाइज करते थे तो इनको काफ़ी सारी वैल्यूज़ मिलती थी, बहुत सारा इनको दान दक्षिणा मिलती थी, तो ये धीरे धीरे डेवलप होने लग गए थे। बिकॉज ऑफ दिस ऑर्थोडॉक्सी, अब हम क्या देख रहे हैं कि सोसाइटी के अंदर ऑर्थोडॉक्सी आ रही है। लोग मतलब पहले जो सोसाइटी में प्योरिटी थी, अब लोग ऑर्थोडॉक्सी की तरफ मूव कर रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है कि जो बुद्धिज़्म है, जैनिज़्म है, इनका लोग इनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट फील करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। जैनिज़्म 600 बिफोर क्राइस्ट के आसपास स्टार्ट हो जाता है, 600 बिफोर क्राइस्ट में। अब हम लेटर वैदिक पीरियड की बात कर रहे हैं, तो ये कहाँ पे से कहाँ तक रहता है? 1000 बिफोर क्राइस्ट से लेकर के 600 बिफोर क्राइस्ट तक। तो 600 बिफोर क्राइस्ट में जो है जैनिज्म ग्रो करना स्टार्ट करता है, तो लोग जो है वो ऑर्थोडॉक्सी से रिमूव होना चाहते थे अपने आप को, और वो जैनिज्म की तरफ अट्रैक्ट फील करते थे। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। अब ऋग वेदा से हमें काफ़ी सारी जो थियोरीज हैं, फिलोसफीज हैं, वो देखने को मिलती हैं, और ये जो फिलोसफीज हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें पहली जो फिलोसफी आती है वो आती है सांख्य योग की, जो किसके द्वारा बनाई गई है? कपिला के द्वारा। ठीक है। फिर आता है हमारे योगा, जो पतंजलि के द्वारा बनाई गई है। न्याय हो गया गौतम के द्वारा। विशेषिका, जहाँ पे हमें एटॉमिक फिजिक्स के बारे में पढ़ने को मिलता है, भाई कन्नड़ के पसा। ये इंपॉर्टेंट था, क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर, और ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, तो इनको स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि इनसे क्वेश्चन काफ़ी बार आते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे चैप्टर का। फिर आता है उत्तर मीमांसा, ये एक फिलोसफी है जो बद्रायण ने दी थी। ठीक है। फिर है पूर्व मीमांसा, ये जेमिनी ने दी थी। अब सांख्य जो योग था, इसके अंदर हमें सोल के बारे में पढ़ने को मिलता है कि सोल जो होती है ह्यूमन बॉडी से कैसे डिफरेंट होती है, वो सांख्य योग में आती है। योगा में हम जो योगा वगैरह करते हैं वो सब इसके अंदर आता है। यहाँ ये एक फिलोसफी है जिसमें गौतम जो है वो लॉजिक रीजनिंग के बारे में बात करते हैं। विशेषिका में हमारा एटॉमिक फिजिक्स आ जाता है। ठीक है। फिर आता है हमारे फोर वेदास। देखो, ऋग वेदा, यजुर, सामा और ये अथर, ये हमारे चार मेजर इंपॉर्टेंट वेदास होते हैं। अब जो ऋग वेदा है वो हमारा अर्ली वैदिक पीरियड में कंपाइल किया जाता है, लेकिन जो यजुर है, साम है, अथर है, ये वेद जो होते हैं ये हमारे लेटर वैदिक पीरियड में कंपाइल किए जाते हैं। ठीक है। अब जो ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ इंडिया का या हमारे पूरे वर्ल्ड का, तो इसमें हमें सबसे पहले जो देखने को मिलता है वो ऋग्वेदा ही है, जो वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट आता है, जिसकी वजह से हम ये कंसिडर करते हैं कि जो हिंदुइज्म है वो वर्ल्ड के वन ऑफ द अर्लीस्ट रिलीजन में से एक है। इट कंटेन्स 1028 हिम्स। ठीक है। और ये सारे 10 मंडल में डिवाइडेड होते हैं। यजुर्वेदा जो होता है उसके अंदर हम डील करते हैं कि हम किसी भी रिचुअल को कैसे परफॉर्म करते हैं, सेक्रीफाइसेस एंड ऑल, उसके बारे में हम यहाँ पे यजुर्वेदा में डिस्कस करते हैं। सामवेदा जो हो गए वो हमें डील्स विद म्यूजिक। इंडियन म्यूजिक इज सेड टू बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सामवेदा। साम से आप लगा सकते हो कि साम इज इक्वल टू म्यूजिक। ठीक है। अथर्ववेदा में हमें क्या मिलता है कि जो जितने भी स्पेल्स होते हैं, जादू ये चीज़ें, कला जादू हो गया, मंत्र वाले चीज़ें होती हैं, वो हमें अथर्ववेदा में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा अदर वैदिक टेक्स्ट जो होते हैं, जैसे ब्राह्मणास हो गए। ठीक है। जैसे हमने इनको एक्सप्लेन किया था कि ये क्या करते थे, कमेंट्रीज डाल देते अपनी किस पे? सेक्रीफाइसेस पे, वेदास पे। ठीक है। अब ये सेक्रीफाइसेस का मतलब यहाँ पे लेना कि जो आहुति वगैरह, यज्ञ वगैरह जो होते थे, उनके अंदर जो भी मंत्र उच्चारण होता था, ठीक है, जो भी उनके अंदर आहुति दी जाती थी, वो ये ब्राह्मणास का काम होता था। ठीक है। उपनिषद में हमें क्या मिलता था कि हमें फिलोसफीज मिलती थी। ठीक है। वेदांतास हो गए। सोर्स ऑफ इंडियन फिलोसफी हमें उपनिषद के अंदर पढ़ने को मिलती है। और जो आर्यनक्यास होते थे, जैसा हमने पहले डिस्कशन किया था कि ये लोग फॉरेस्ट में जा करके और अपनी कुछ बुक कंपाइल करते थे, उनको बुक ऑफ इंस्ट्रक्शन बोला जाता था। अब आते हैं हमारे इपिक्स, जिनको हम बोलते हैं महाभारत एंड रामायणा। अब इस पीरियड में कौन से वाले में? 1000 बिफोर क्राइस्ट के आसपास से लेकर के 800 बिफोर क्राइस्ट में, इस पीरियड में माना जाता है कि जो महाभारत थे और रामायण थे, इनको कंपोज किया गया था, इनको कंपाइल किया गया था। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि जो ये वेदांता यहाँ पे मेंशन किया गया है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये माधव के द्वारा लिखी गई है। ठीक है। ये जो राइटर है उनका नाम है माधव। ठीक है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा गया है काफ़ी बार। अब देखते हैं हमारी कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, इसको स्टार मार्क कर लेना प्लीज। पहला आता है हमारा सत्यमेव जयते। जयते ये किसके द्वारा बनाया गया था, या इसको कहाँ मेंशन किया गया था? मुंडक उपनिषद के अंदर। ठीक है, ये पहला हमारा ध्यान रख लेना। फिर आता है हमारा चैरिवेती। चैरिवेती ये किसके द्वारा दिया गया था? ऐत्रेय ब्राह्मण के द्वारा। थर्ड आती है हमारी रामायणा। ये किसने लिखी थी? वाल्मीकि जी ने। एंड फोर्थ आती है हमारी महाभारता। ये किसने कंपाइल की थी? वेद व्यास जी ने। ठीक है, ये ध्यान रखना, चारों ध्यान रख लेना। अब इसके बाद आते हैं हमारे ऋग्वेदा के जो प्राइस्ट हैं, उनका नाम है होत्री एंड ऐत्रेय ब्राह्मण। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लेना अच्छे से। फिर जो सेकंड आते हैं हमारे यजुर्वेदा। ये जो प्राइस्ट हैं, का नाम है अधर्यु। ठीक है, थर्ड में जो हमारे वेदास हैं, उनका नाम है सामवेदा। थर्ड जो हमारे सामवेदा हैं, उनके जो प्राइस है उनका नाम है उगात्री। यह इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से आप नोट कर लेना। और इनके जो ब्राह्मण थे इस वेदा के, उसका नाम था जैमिनेय एंड छंदोग्य। और जो अथर्ववेदा है, तो इस वीडियो को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे हमारे जैनिज्म को, फिर बुद्धिज़्म को, फिर देखेंगे कि हमारे जो बड़े बड़े महाजनपदास थे उनका राइज कैसे होता है। तो वो सब चीज़ें हम कवर कर रहे होंगे। So if you guys like the content, please do subscribe the channel and like the video as well. Till then, see ya. Bye bye.